हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना जो ये पेपर है बहुत अच्छे से सॉल्व भी किया होगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं, आज हम लोग ये पेपर सॉल्व कर लेते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैम इतना लेट आप सॉल्व करा रही हैं, तो थोड़ा सा रीज़न ये था कि आप लोगों से कहा था कि क्वेश्चन पेपर आप लोग सेंड करें, तो थोड़ा लेट मिला, तो इसीलिए ये लेट में सॉल्व हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग मिलान कर लें और उसके बाद आप लोग बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले मारूजी सवालात देख लेते हैं। मारूजी सवालात का मतलब होता है वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन हो जाता है वो हो जाता है, दर्जा झेल में से कौन सी सन्निफ नज़्र के जज्म से मिलते यानी में आती है। तो कौन सी है? गज़ल है, नज़्म है, कसीदा है, अफसाना है। तो नस्र और नज़्म, नस्र क्या होता है? कहानी, कहानी जैसे आप लिखते हो, निबंध लिखते हो, है ना, यानी अफसाना। और नज़्म जैसे आप गा कर उसको पढ़ते हो। भाई नज़्म कैसे, कविता कैसे होती है? तो गाई जाती है, लय में गाई जाती है ना, तो वो चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे आपसे नस्र के बारे में पूछ रहे हैं, तो अफसाना इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यानी आपका 4 ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद ख्वानी का ताल्लुक है। ताल्लुक मतलब संबंध किससे है? तो बुलंद ख्वानी का मतलब होता है तेज तेज से पढ़ना, है ना। तो तेज तेज से पढ़ना, तो जाहिर सी बात, देखिए आंसर भी इसी में आ गया। बुलंद ख्वानी यानी तेज से पढ़ना, यानी पढ़ने से है, ना कि लिखने से है, खुशखती से है। खुशखती इतनी सुलेख से है ना, इससे नहीं है। तज़किया से, इससे भी नहीं है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है, लफ्ज़ खुशी का मुताज़ात क्या है? मुताज़ात का मतलब होता है उल्टा या विपरीत। जो हम लोगों ने हिंदी में पढ़ाया कि उल्टा विपरीत, हमने कहा काला तो आपने कहा गोरा, हमने कहा अच्छा तो आपने कहा ख़राब। तो इसी तरह से उर्दू में मुताज़ात यानी कि इसका उल्टा आपको बताना है। तो क्या इसमें हो जाएगा? लफ्ज़ खुशी का मुताज़ाद यानी इसका उल्टा तो गम हो जाएगा, है ना। तो खुशी का गम यानी कि 4 ऑप्शन इसमें भी आपका राइट हो जाता है। उसके बाद आपका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, लफ्ज़ किताब की जमा क्या है? तो वाहिद जमा, वाहिद मतलब एक वचन, जमा मतलब बहुवचन। तो यहाँ पे पूछा गया है बहुवचन। तो क्या होता है इसका? कुतब होता है, यानी कहते नहीं कुतब खाना। तो जहाँ पे क्या है, किताब एक है और बहुत सारी किताबों का संग्रह, तभी तो कुतब खाना होता है। तो कुतब से हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तदरीसी मुआदिन अशिया क्या है? यानी जो शिक्षण सहायक सामग्री क्या है? तो कितनी बार बताया आपको कि जो भी चीज़ें पढ़ाने के टाइम यूज़ की जाती है, उनका इस्तेमाल किया जाता है, वही होती हैं। तो जैसे आपका डस्टर हो जाता है, ब्लैक बोर्ड हो जाता है, चौक हो जाता है, ये समई व बसरी अशिया हो जाती हैं, ये सभी चीज़ें। तो इसमें देखिए कुर्सी है, ये तो नहीं है। ब्लैक बोर्ड देखिए आ गया। तख्त सिया आता या ब्लैक बोर्ड आता, बात तो एक ही है। तख्त सिया उर्दू का लफ्ज़ है, ब्लैक बोर्ड आपका इंग्लिश का हो जाता है ना, ब्लैक बोर्ड। और श्यामपट हिंदी का हो जाता है। तो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड दे दिया, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका सेकंड ऑप्शन राइट है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, आपका जो क्वेश्चन हो जाता है 6 नंबर का। अब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुख्तसर तरीन सवालात। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें आपसे पूछा गया है कि मंसूबा सबक किसे कहते हैं? तो मंसूबा सबक किसे कहते हैं, हम यहाँ पे समझ लेते हैं। मंसूबा सबक, तो मंसूबा सबक एक दिन में एक ही पीरियड में एक दर्जा में, दर्जा यानी क्लास में, किसी एक मौजू की, यहाँ पे थोड़ा सा जूम ज़्यादा है, थोड़ा सा सही कर लें, ठीक है ना। मौजू की, मौजू का मतलब क्या होता है? तो मौजू का मतलब होता है टॉपिक।
मौजू की मुकम्मल तदरीस के लिए बनाया जाता है। दर्जा में तदरीस को, दर्जा मतलब क्या होता है, तो दर्जा मतलब होता है क्लास। तो यहाँ पे आपका हो जाता है दर्जा में तदरीस को मुअस्सर, मुअस्सर मतलब होता है प्रभावी, क्या होता है, मुअस्सर मतलब होता है प्रभावी। और आपका हो जाता है और बातरतीब, बातरतीब मतलब होता है विधिवत, मतलब क्या होता है, बातरतीब मतलब होता है विधिवत, ठीक है। बनाने में मंसूबा सबक बड़ी अहमियत का हामिल है। यहाँ तक आपका हो गया। मंसूबा सबक का खाका एक माहिर तालीम हर्बर्ट ने पेश किया था, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख सकते थे, और ये इसने ये लिखा हुआ कि और भी इसमें पॉइंट है, मगर इतना आप लोगों के लिए इनफ है। क्यों? क्योंकि 1 नंबर का आपका होता है, तो 1 नंबर में आपने इतना लिख दिया होगा तो सही रहा होगा, क्योंकि ज़्यादा लिखने से कोई फ़ायदा तो होता नहीं है, लेकिन जैसा टाइम हो भीड़ से अलग दिखने के लिए तो भाई ज़्यादा भी लिखना होता है सब कुछ, लेकिन नंबर आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे। बस अच्छे से आपसे जो पूछा गया है वो आंसर आप लोग लिखें, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है मुहावरा, सर ऊंचा करना की मदद से एक जुमला बनाएं। तो सिर ऊंचा करना यानी आबरू या आन बान बढ़ जाना। भाई आपने क्या किया, आपने बहुत अच्छे नंबरों से इम्तिहान पास किया, तो क्या हुआ, आपके अम्मी अब्बू का सिर क्या हुआ, ऊंचा हो गया। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, और भी कोई बना सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा क्या है कि अम्मी अब्बू का सिर ऊंचा हो रहा है, तो आपने ये भी लिखा होगा तो भी सही, आपने अपने लफ्ज़ों में जो भी लिखा होगा वो भी सही होगा, क्योंकि आप लोगों को मुहावरे बनाने बहुत अच्छे से आते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपका हो जाता है ड्रामा तदरीस के लिए आप कौन सा तरीका इख्तियार करेंगे। तो ड्रामा का मतलब क्या होता है, तो ड्रामा होता है नाटक, है ना। तदरीस मतलब होता है शिक्षण, तो ड्रामाई तदरीस यानी नाटकीय शिक्षण। तो इसमें क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है ड्रामाई तदरीस, तो अगर ड्रामा की बात की जाए तो ड्रामा लफ्ज़ यूनानी है, और ड्रामा के मानी क्या होते हैं, तो अमल करना या कुछ करके दिखाना। भाई आप जब नाटक करते हैं तो क्या करते हैं, कुछ करके तो दिखाते हैं, है ना। तो बच्चे क्या हैं, कुछ करके दिखा रहे हैं, और यही अब हमारी तालीम है। इसी तरह से हम बच्चों को तालीम देंगे कि हमको करके बच्चों को सिखाना है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। इस्तिलाह में ड्रामे से मुराद ऐसी कहानी जिसे स्टेज पर किरदारों की मदद से पेश किया जाए। भाई किरदार जो नाटक करते हैं जो बच्चे, उनको किसी बच्चे को कुछ बना दिया जाता है, किसी बच्चे को कुछ बना दिया जाता है, तो वो नाटक करते हैं। तो किरदार वो होते हैं जो बच्चे तैयार होते हैं, तो जो अभिनय करते हैं, है ना, तो वो किरदार होते हैं। तो स्टेज पर क्या करते हैं, किरदारों की मदद से पेश किया जाता है, यही ड्रामाई तदरीस होता है। उसके बाद चलते हैं, आपका अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है उर्दू के किसी 2 शायर का नाम लिखें, यानी 2 शायर के नाम आपको लिखने हैं। तो इसमें कोई सी भी आप नाम 2 लिख देते, अल्लामा इकबाल, अकबर इलाहाबादी, अली सरदार, जाफरी, अहमद नदीम कासमी, कोई भी आप 2 नाम लिख सकते थे। और उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है ज़बान सीखने के अमल में लिखना, पढ़ना, सुनना और बोलना में सबसे पहले क्या ज़रूरी है। तो आपको हमने एक चीज़ बताई थी, जो हिंदी में ट्रिक बताई थी सुबोपाली से। तो सुबोपाली आपने इस तरह से आपने इस पे फॉलो किया होगा, यानी इसको समझा होगा, तो आपका ये आंसर तो बिल्कुल भी गलत नहीं हुआ होगा, क्योंकि कोई क्वेश्चन गलत होने के कोई चांस ही नहीं है। तो सुबोपाली यानी सुनना पहले होता है, तो बस यही उठा के आपका यहाँ पे सुनना था, यही उठा के आपको लिख देना था आंसर में बस। और उसके बाद है दहली कवायद की इस्लाह में क्या है। तो कवायद मतलब क्या होता है, कवायद मतलब व्याकरण होती, ग्रामर होती है, और इस्लाह मतलब क्या होता है, सुधारना होता है, या ऐसे बोल ले गलती ठीक करना, संशोधन,
कुछ भी आप बोल सकते हैं, बात तो एक ही है, सुधारना, गलती करना, संशोधन, तो बात एक ही है ना। तो इसमें आप दिल्ली कैसे लिखते हैं, पहले दहली, दहली आप कैसे लिखते हैं, इस तरह से जो यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, इसी तरह से। तो लेकिन जब इसमें संशोधन किया, सुधार किया, तो कैसे, तो इस तरह से आप लिखते हैं, है ना, दिल्ली, तो दिल्ली ही तो बोला जाता है ना। तो बस यही आपको लिखना है कि पुराना लफ्ज़ क्या है, दहली, और अब क्या है, तो दिल्ली, तो बस यही आपको लिखना था। उसके बाद सिर्फ इसका संशोधित रूप लिखना था, यानी इस्लाह करना था इसमें, यानी सुधार करना था, ठीक है। उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट हो गए, मुख्तसर सवालात, यानी आपके जो लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो गए हैं। तो इसमें है उर्दू ज़बान की अहमियत पर एक नोट लिखिए। देखिए कितनी बार आप लोगों को बताया था, बार बार ये रिपीट क्वेश्चंस हुए हैं, जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं तो हम उनको उतनी ही बार लेकर भी आए थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका हो जाता है उर्दू ज़बान के तरीक़ा तालीम पर रोशनी डालें, या उर्दू ज़बान के बारे में नोट लिखें। कोई इस तरह से क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, हमने आपको बताया था कुछ भी क्वेश्चन हो आपसे घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन वैसे ही आ गया जैसा क्वेश्चन हमने आपको बताया था। तो यहाँ पे आप देख लें, उर्दू ज़बान तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। किसका है, तो तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके मानी है लश्कर। जिस तरह फ़ौज में हर तरह के लोग होते हैं, इसी तरह उर्दू बहुत सारी ज़बान के अल्फाज है, यानी बहुत सारी ज़बानों के अल्फाज हैं। उर्दू ने तमाम ज़बानों से असर कबूल किया और इनके अल्फाज को इस खुशलूबी से अपनाया कि वो सिर्फ़ उर्दू के होकर रह गए। तो आपको यही लिखना था, और आई होप आप लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है, इंसानी कदरों से आप क्या समझते हैं। तो इसका मतलब ये होता है मानवीय मूल्य। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मानवीय मूल्यों से आप क्या समझते हैं। तो इंसानी कदरों यानी कि देखिए, इंसानी कद्र वो खूबियाँ होती हैं, आपको ऐसे लिखना था कि वो खूबियाँ होती हैं जो लोगों के दूसरे इंसान के साथ बातचीत करते वक्त इंसानी इस्लाह यानी इंसानी इस्लाह ये हो जाती है। इंसानी इस्लाह मतलब होता है इंसानी जो तत्व होते हैं, मानवीय तत्व होते हैं, इनको कहते हैं मानवीय मूल्य, जिनको आप कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, लचीलापन होना चाहिए, खूबसूरती से बात करनी चाहिए, सभी से मिठास से बात करनी चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए। भाई यही तो इंसानी इस्लाह हो जाती है। तो आपने इस तरह से लिख लिया होगा, मुझे विश्वास है, और आपने बहुत ही अच्छे से परफॉर्मेंस किया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आपका सवाल हो जाता है कि उर्दू के किसी शायर या अफसाना निगार पर एक मज़मून लिखें। तो शायर पर आपने किसके बारे में लिखा, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हम यहाँ पर देख लेते हैं, आपका हो जाता है सर सैयद अहमद ख़ान, इनके बारे में देखेंगे। तो चलते हैं देख लेते हैं इनका टाइम पीरियड कितना हो जाता है। तो इनका टाइम पीरियड, इनके अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1817 से 1898 में, 1898 तक यहाँ पे आप कह सकते हो, क्योंकि इनका टाइम पीरियड इतना रहा। सर सैयद अहमद ख़ान 19वीं सदी के एक बहुत बड़े रहनुमा हुए हैं। हिंदुस्तानियों और ख़ास तौर पर हिंदुस्तानी मुसलमानों की ज़िंदगी में इनकी कोशिश से एक खुशगवार तब्दीली मतलब होता है चेंजेस, तब्दीली रहनुमा हुई। और वो कौम जो सुस्ती, काहली और बेअमली की बीमारी में मुब्तला मतलब उसमें मस्त थी, कि काहिल थे लोग, सुस्त थे, है ना, तो मुब्तला होकर तबाही के गड्ढे यानी गर्त में वो गिरी जा रही थी। और सर सैयद के जगाने यानी उनके जगाने से, सर सैयद अहमद के जगाने से क्या हुआ, ये जो हिंदुस्तान के लोग थे ये जागे, होश में आए और जद्दोजहद पर कमर बस्ता हुई और तरक्की के रास्ते पर गामजन यानी क्या हुआ, चल पड़े। इन्होंने मुसलमानों की ज़िंदगी के हर शबे पर तवज्जो की और जहाँ जहाँ
खराबी नज़र आई है उसे दूर करने की कोशिश की। मुसलमानों के तौर तरीक़ा और रहन सहन में इन्होंने बहुत ख़राबियाँ, यानी इन्हें क्या हुआ, बहुत ख़राबियाँ नज़र आईं। इन्होंने दूर करने के लिए बहुत से मज़मून लिखे, यानी निबंध लिखे, गुफ्तगू की यानी बातचीत की, गुफ्तगू करने का अंदाज़ किया। क्या होना चाहिए, यानी जो हम लोग बातचीत करते हैं तो हमारी बातचीत का क्या अंदाज़ होना चाहिए, वो चीज़ इन्होंने बताई। खाने के आदाब, यानी खाने के आदाब क्या क्या होते हैं, हमें किस तरह से खाना खाना चाहिए, पहले कैसे क्या करना चाहिए, हाथ धोने चाहिए, बिस्मिल्लाह करना चाहिए, इस तरह से इन्होंने सभी चीज़ें बताई। यानी खाने के आदाब क्या हैं इसके बारे में बताया। उठने बैठने के पसंदीदा तौर तरीके क्या हैं, यानी आप किस तरह से उठते हैं, किस तरह से बैठते हैं। तो वो जो चीज़ें कमियां थी उनको इन्होंने क्या किया, बताया, उठने बैठने के तौर तरीक़ों को सिखाया, समझाया, है ना। तो इन सब चीज़ों पर इन्होंने क्या किया, वर्क किया, इन सब पर रोशनी डाली। यानी इन्होंने क्या किया, इन सब पर रोशनी डाली। अंग्रेज़ दुश्मनों से बचने और कुछ दिनों के लिए सियासत से दूर रहने का मशवरा दिया। मशवरा यानी राय दी कि क्या, कि जो हमारे अंग्रेज़ दुश्मन है, जो दुश्मन है, उनसे क्या है, बचो और कुछ टाइम के लिए क्या करो, आप लोग इनसे दूर रहो। इसका इन्होंने क्या किया, मशवरा दिया, यानी राय दी। मुसलमानों को मज़हब की असल रूह से रोशनास किया। यानी क्या किया, जो मुसलमान लोग थे उनको क्या किया, अपने मज़हब के बारे में बताया, उस पर रोशनी डाली। लेकिन यहाँ ख़ास तौर पर ये देखना है कि उर्दू नस्र पर इन्होंने क्या एहसान किया। अब यहाँ पे ये देखना है कि उर्दू नस्र पर इन्होंने क्या एहसान किया। तो इनके बारे में आपने तफसीर से लिखा होगा, अगर इनके बारे में लिखा होगा, वैसे जिनके बारे में भी लिखा होगा तो उनकी कुछ यानी किताबों के बारे में क्या नस्र दी, क्या नज़्म दी, ये सभी चीज़ें आपने लिख दी होंगी, हमें विश्वास है। ठीक है, आई होप आप लोग चीज़ों को समझ रहे होंगे। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है, यानी अगला सवाल जो है वो देख लेते हैं क्या सवाल में पूछा गया है। सवाल है, इस्म, सिफत, ज़मीर में से किसी एक की तारीफ़ मिसाल कीजिए। यानी या इस्म या सिफत या ज़मीर में से किसी एक की तारीफ़ करें, और कैसे, तो मिसाल देकर। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, और देखिए ये जो वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कराए थे, इसमें ये सभी चीज़ें आपको मिली होंगी, और हमें विश्वास है आपने बहुत अच्छे से किया होगा इन चीज़ों पे वर्क। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। आप कहेंगे मैम कुछ उर्दू में कह रही हैं, कुछ हिंदी में, क्योंकि सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो सभी लैंग्वेज यूज़ हो ही जाती हैं, है ना। तो यहाँ पे इस्म है, इस्म का मतलब क्या होता है, संज्ञा होती है। ऐसे कलमा या लफ्ज़ को कहते हैं, यानी इस्म किसको कहते हैं, तो ऐसे कलमा या लफ्ज़ को कहते हैं जिससे किसी भी शख्स, चीज़ या जगह का नाम मालूम हो, जैसे शाहिद, कलम, डाली, यानी दिल्ली वगैरह। तो यानी जो आप संज्ञा जो आप पढ़ते हो, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहता है। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना। इसी तरह से तो आप कहते हैं तो शख्स, चीज़ या जगह। तो इसमें आपसे एक पूछा गया है, आप कोई भी एक लिख दें तो जो आपने अच्छे से समझाओ। हालांकि यहाँ पे देखिए इस्म भी आ गई, ज़मीर भी आ गया, तो आप कुछ भी लिख देते हैं आराम से, तो 2 नंबर आपके पक्के थे। और उदाहरण भी, यानी मसलन आपसे पूछा गया है कि तो उदाहरण भी दीजिए, तो उदाहरण भी यहाँ पे हो गया, यानी 2 नंबर आपके पक्के। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है, यहाँ पे देख लेते हैं। आप लोग भाई लाइक सब्सक्राइब करते रहें। अपनी फूफी के नाम एक ख़त लिखें जिसमें आपके इंटरमीडिएट इम्तिहान अच्छे नंबरों से पास होने की खबर है। तो आपको अपनी फूफी को एक ख़त लिखना है जिसमें क्या है कि आप इंटरमीडिएट में पास हो गए हैं और आपको बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं।
और ख़त लिखना बताया था हमने आपको, जिसको लेटर कहते हैं, है ना। तो बात तो वही है, आप प्रिंसिपल को लिखें या आप किसी को अपने अब्बू को लिखें। जैसे हॉस्टल में रह रहे हैं बच्चे तो अब्बू को लिखते हैं, अम्मी को लिखते हैं, फूफी को लिखते हैं, बहन को लिखते हैं। तो ये है टॉपिक, देखिए चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो उसमें लिखने का तरीका है वो चीज़ थोड़ी ना चेंज कर सकते हैं। तो आपको बस वही लिखना है, शहर का नाम लिखना है। सबसे पहले आपने लिखा होगा, तारीख डाल दी होगी, है ना। फिर क्या है, प्यारी फूफी जान, आपको भाई जिसके नाम से लिखना है तो उसी को तो आप मैन रखेंगे ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्यारी फूफी जान, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। यहाँ सब खैरियत से हैं। मैं इंटरमीडिएट में यानी अच्छे नंबरों से पास हो गई हूँ या हो गया हूँ, ठीक है। मैं आपसे मिलने अगले महीने छुट्टियों में आऊँगी। फूफा जान की खिदमत में सलाम कहना, बच्चों को मेरी तरफ से प्यार देना और अपना ख्याल रखना। आपने इस तरह से अच्छे से लिख लिया होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है आपका भतीजा। भाई अगर आप भतीजा या भतीजी आप लिख सकते हो, जो भी, जैसे आपने गर्ल्स अगर लिख रही हैं तो भतीजी लिखेंगी, बॉयज़ लिख रहे हैं तो भतीजा लिखेंगे। और अलिफ बेते यानी XYZ आप लिखते हो ना, तो यहाँ पे आप इस तरह से लिख देंगे। तो ये आपका हो गया ख़त, जो कि हमने आपको बताया भी था कि ख़त आता ज़रूर है। और आपका एक लेसन प्लान वो भी ज़रूर आता है, हमने कहा था कि इसको आप तैयार कर लें, आएगा ज़रूर से ज़रूर। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक आपका हो जाता है लेसन प्लान, और यहाँ पे है दर्जा झेल शायर का मतलब अपने अल्फाज में वाज़ी करें। यानी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो ये 2 लाइनें दी गई हैं, इसमें अपने लफ्ज़ों में इसको बयान करना है, अपने लफ्ज़ों में लिखना है कि क्या लिखना है। आप देखें, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। यानी यहाँ पे आप अपने लफ्ज़ों में इसको कैसे लिख सकते हैं कि हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत। भाई मेरा वतन, मेरा देश, है ना। जिस तरह से क्या होता है, जिस तरह से बाग में क्या होते हैं, फूल होते हैं, है ना। और फूल क्या करते हैं, पूरे बाग को खूबसूरती देते हैं, सुंदरता देते हैं, है ना। तो हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जीनत मतलब शोभा देना, है ना, खूबसूरती देना। तो जिस तरह से खूबसूरती देता है, उसी तरह जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। तो यानी चमन की जीनत किससे होती है, तो फूलों से होती है। खूबसूरत खूबसूरत फूल लगे होते हैं तो क्या होता है, जो बगीचा होता है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। किसके वजह से, तो फूलों की वजह से। तो उसी तरह हम भी क्या बने, देश, ऐसे देशवासी बने जो हम अपने देश के लिए क्या करें, जान देने के लिए तैयार रहें। हर वक्त हम तैयार रहें। अगर हमारे देश पर कहीं किधर से भी, कहीं से भी कोई हमला करता है तो हम क्या करें, हम उसको अपनी जान की बाजी लगाकर हम उसका मुकाबला करें और अपने देश को बचाएं। तो इसका मतलब यही हो जाता है कि हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत की। हम क्या हैं, हम अपने देश में क्या है, तो हम फूल हैं। और हम फूलों से क्या है, हमारा देश क्या है, सुंदर लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। और हम ही से क्या होगा, हमारा देश खूबसूरत लगेगा। आपको यही सब लिख देना था। हालांकि आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको लिखा होगा, एक्सप्लेन किया होगा, है ना। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। और उसके बाद एक लेसन प्लान, यहाँ पे क्वेश्चन कोई हमें लग रहा है छूट रहा है, यहाँ पे हो रहा है, देख लें। उर्दू की नस्र अफसाना निगारी पर मजमून लिखें, किसी नज़्म या कहानी, हाँ, मंसूबा सबक तैयार करें। तो मंसूबा सबक जो आपका हो जाता है वो भी हमने आपको बताया था। नज़्म का आ जाए, नस्र का आ जाए, कहानी का आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको उसी तरह से लिखना है। बस उसमें क्या थोड़े से चेंजेस कर देने होते हैं, जैसे लेटर में थोड़े से चेंजेस कर देने होते हैं। और बाकी तरीका तो आपको वही करना है, क्योंकि हेडिंग्स जो आपकी पढ़ती हैं, जैसे ख़त में आपकी जो हेडिंग पड़ी कि किसके नाम से लिखना है,
तो वो आपने हेडिंग डाली अच्छे से, शहर का नाम, तारीख, ये सभी चीज़ें डाली, तो उसका 1 नंबर पक्का। आपने उसकी तफसीर दी, यानी आपने डिटेल में उसको लिखा, चीज़ों को समझाया, तो उसका 1 नंबर। तो यानी आप जब पूरा वर्क करेंगे तभी तो आपको 2 नंबर मिलेंगे ना, और ये चीज़ें हमने पहले से ही बता के आपको रखी है। उसके बाद आपका हो जाता है यहाँ पे लेसन प्लान बताया था, मंसूबा सबक। मंसूबा सबक मतलब होता है लेसन प्लान। तो स्कूल का नाम आपको लिखना है, दर्जा लिखना है, तारीख लिखनी है, घंटा लिखना है, वक्फा लिखना है, मजमून और सबक लिखना है। फिर उसके बाद उस्ताद, ये इतनी हेडिंग्स आपने ये हेडिंग्स ज़रूर लिख दी होगी, क्योंकि हमको पता है कि टाइम होता है कम, 18 क्वेश्चंस करने होते हैं और 1 घंटे का टाइम मिलता है। लेकिन जब हेडिंग्स डाल के आप उसमें थोड़ा सा डिटेल भी किए होंगे तो बहुत अच्छे आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। अमूमी मकासद यानी क्या मकसद होते हैं इसके, तो तलबा में उर्दू के हुर्फ़ों को लिखने और पढ़ने में दिलचस्पी पैदा करना। भाई आप किस लिए ये सब चीज़ें सिखाते हैं? क्योंकि बच्चों को दिलचस्पी हो लिखने में और पढ़ने में। तलबा को उर्दू इन यानी लफ्ज़ों के ताल्लुक़ को लिखना, तलबा के ज़ख़ीरा अल्फाजों में इजाफ़ा करना, यानी ज़ख़ीरा अल्फाज यानी जो बहुत सारी यानी डिक्शनरी जिसको कहते हैं ना, क्योंकि भाई अल्फाजों में क्या करना है, इजाफ़ा करना है, यानी बढ़ोतरी करना है। तलबा में रवानी के साथ पढ़ने की सलाहियत पैदा करना, यानी वो रवानी के साथ पढ़ रहे हैं बिना झिझक, बिना अटक के, है ना, इस तरह से। फिर ये क्या है, खुसूमी मकासद यानी मकसद क्या होता है, तो तलबा को उर्दू के 2 हुर्फ़ों को मिलाकर लिखना सिखाना। तो इमदादी अशिया क्या होता है, इमदादी अशिया वो होती हैं टीएलएम जिसको आप कहते हैं, क्योंकि आप जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों को पढ़ाने में जिन जिन टीएलएम का यूज़ होता है, यानी जिन चीज़ों का यूज़ होता है वही तो टीएलएम कहलाते हैं। जैसे आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, यानी तख्त स्याह जिसको कहते हैं, आपका उर्दू में अगर पूछ लिया जाए तो तख्त स्याह, और वैसे आपका क्या होता है, ब्लैक बोर्ड जिसको आप क्या कहते हैं, श्यामपट्ट, है ना। तो ये हो जाता है। और उसके बाद आपका चौक हो जाता है, डस्टर हो जाता है, और समई बसरी अशिया हो जाती हैं, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, लैपटॉप, मोबाइल, ये सभी चीज़ें इसमें आती हैं। तो आप इस तरह से लिख लिए होंगे अच्छे से। और उसके बाद इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, मुअल्लिमा के सवालात और तलबा के जवाबात, यानी मुअल्लिमा क्या है, पूछ रही हैं सवाल और बच्चे क्या है, जवाब दे रहे हैं। जिस सवाल का जवाब नहीं आता तो बच्चे वहाँ पे खामोश हो जाते हैं। तो मौलमा जो है वो समझ जाती हैं कि हमें यहाँ से बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। तो वहीं से स्टार्ट कर देती हैं। लेसन प्लान का मतलब यही होता है, जब आप लेसन प्लान से बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपको पता होता है कि बच्चों को क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, और जो चीज़ें नहीं आ रही हैं हम वहाँ से बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से आपने इसको बहुत अच्छे से लिख लिया होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, आपने बहुत अच्छे से पेपर हल किया होगा। और आप लोग कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही गए हैं। हालांकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप यानी मारूज़ी सवालात हैं तो वो कोई टफ़ सवाल नहीं, क्योंकि हमने आपको ये चीज़ें बार बार बताई थी कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जो आपके जैसे बुलंद ख़्वानी, खामोश ख़्वानी और मुतासाद, ये सभी आते हैं। तो आपने इनको अच्छे से कर लिया होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं क्लास में। आप लोगों के क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं। आपकी पहली क्लास इंग्लिश की रहेगी, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।